नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और दोबारा आपके सामने आ चुका हूं। चुनावी परिणाम धीरे धीरे करके खुलता जा रहा है और न्यूज ट्रैक आपके सामने रखता जा रहा है पल पल की खबरें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीधर अग्निहोत्री जी हैं। अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल और ये समीकरण क्यों बदला है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है newstrack.com पर। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे भाजपा और सपा यही दोनों के बीच जो है एक टक्कर का माहौल बना हुआ था। शुरुआती दौर से रुझान जो है वो एग्जिट पोल का रुझान वो सीधा संकेत कर रहा था कि भाजपा सरकार बना रही है फिर से। लेकिन जब शुरुआती दौर जब परिणाम आना स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं भाजपा और सपा में एक टक्कर था। अभी की ताजा स्थिति की बात करें सर हम, तो 311 सीट जो अभी क्लियर हुआ है उसमें से भाजपा 205 पर है। सपा जो है 100 के अंदर ही ऊपर नीचे का खेल खेल रही है। तो वहीं 7 पर बसपा और 4 पर कांग्रेस जो है वो आगे पीछे का गेम खेल रही है। तो लगता नहीं है कि अब भाजपा सरकार बनाने में कहीं ना कहीं सक्षम? देखिए, तो साफ हो गया है कि भाजपा सरकार बनने जा रही है, क्योंकि रुझान जो होते हैं शुरू के 1 घंटे उससे क्लियर होता है। पिछले जब भी चुनाव हुए हैं उसमें रुझान से ही उसका रिजल्ट तय होता रहा है। बट ये आपकी बात सही है कि जितना सोचा गया था कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, जो लोग जनरल परसेप्शन था, हालांकि जब ये एग्जिट पोल आया था उसमें काफ़ी कुछ साफ हो गया था, पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि भाजपा इतने आगे जाएगी। बट जो एग्जिट पोल आए हैं उससे काफ़ी मिलता जुलता माहौल दिख रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बन जा रही है। अब ये 2 बजे लगभग क्लियर होगा कि कितने सीटें उसको मिलती हैं और सपा कितना आगे आती है, ये तो समय पे तय होगा। बट फिलहाल जो माहौल है उसमें भाजपा सरकार बनती दिख रही है। सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुले तौर पे कहा है कि ये भाजपा का ऐतिहासिक जीत होने वाला है। तो क्या लगता है कि ऐतिहासिक जीत होगा? पिछली बार के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा भाजपा का, या मतलब सिर्फ जीत के दायरे में ही रहेगी भाजपा? कुछ देखिए, जो भी नेता होता है वो अपने कार्यकर्ताओं को कभी डिमोरलाइज नहीं करता है। वो कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखने के लिए हमेशा ये कहता है, भले ये इस समय कांग्रेस काफ़ी कमजोर स्थिति में, बसपा कमजोर स्थिति में हो, लेकिन देखिए अपने अभी भी बातचीत में कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, अभी सीटें हमारी बढ़ेंगी। तो ये नेताओं का एक ये नेचर होता है और उनका ये दायित्व बनता है कि अपनी पार्टी लिए कहें कि हम पिछले ऐतिहासिक जीत करेंगे। अब ये तो जब परिणाम है तभी तय होगा। मुझे तो उम्मीद लगती है कि भाजपा 202 को आंकड़े पार करते हुए लगभग 220 से 230 सीट पाने जा रही है। सर, मैं खुले तौर पे ये पूछना चाहूंगा, बसपा जो कि सरकार बना चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, इस बार चुनाव से पहले भी कुछ साइलेंट मुद्रा में थी। वो मतलब उस तरह से एक्टिव मायावती भी नहीं दिख रही थी, ना उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता या कोई प्रत्याशी इस तरह से प्रभाव डालने में सफल नहीं है। जहां तक देखा जाए तो ट्विटर हैंडल के थ्रू ही वो जनता से जुड़ने का प्रयास। तो क्या मानते हैं इस चीज को, मतलब क्या दाव था ये? क्योंकि दावेदारी तो वो भी कर रही थी सरकार, जैसे आपने कहा कि हर एक प्रत्याशी, हर एक कैंडिडेट और हर एक पार्टी का हर एक लीडर अपने एक जो कार्यकर्ता का वो प्रोत्साहन बढ़ाते हैं इसको बोलकर। लेकिन बसपा का पूरा साइलेंट हो जाना ये क्या संकेत करता है? देखिए, बसपा के साथ इस बार दुर्भाग्य क्या रहा है, उसके कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी या पार्टी से निकाल दिए गए। तो जो पार्टी की ताकत थी वो कम होती गई, जिसके कारण कार्यकर्ता भी जो है कमज़ोर होते गए, वो डिमोरलाइज होते गए। और एक बड़ा कारण ये रहा कि जिस तरीके जब विधानसभा चल रही थी, इनके 8 विधायकों ने बसपा छोड़ दी और मायावती का जो रुख रहा है, अपने कोई भी अनुशासनहीनता करती है उसको बाहर कर देती है, तो वो भी एक कारण रहा। और एक कारण ये भी रहा कि मायावती ने पूरे 5 साल ना कोई आंदोलन किया, ना कभी पब्लिक मीटिंग एड्रेस की, ना वो ट्विटर हैंडल। अच्छा, एक खास बात और है कि बसपा का जो वोटर है वो अभी इतना मॉडर्न नहीं हुआ है। उसका जो दलित कोर वोटर है, हाँ, कोर वोटर, जो दलित कास्ट वोट है या जो गांव देहात से जुड़ा हुआ है, वो अभी भी है बसपा के साथ है। बट वो ट्विटर हैंडल और उससे थोड़ा सा दूर रहता है। हालांकि पहले से अब में चेंज आया है, बट पूरी तरीके डिपेंड नहीं रहता है। जैसे कि कांग्रेस या भाजपा का शहरी वोटर है, वो पूरे दिन जो अपने हाथ में मोबाइल रखता है, ट्विटर हैंडल देखता है, फेसबुक देखता है, उसको ट्रेंड मालूम पड़ता है क्या चल रहा है। बट मायावती के साथ ये एक दुर्भाग्य है, हमें लगता है ये भी एक कारण रहा है जिस कारण मायावती जो है, अब आप 2007 की बात कीजिए, मायावती को बसपा को 206 सीटें मिली थी। उस समय मायावती ने नया प्रयोग किया था, ब्राह्मणों को जोड़ा था, दलितों जोड़ा था, उसके पहले आंदोलन किए थे, भाईचारा कमेटियां बनाई थी, तो वो तैयारियां उसमें बहुत अच्छी थी। बिल्कुल वही जोश इस बार नहीं दिख रहा था, बिल्कुल ग्राउंड पे भी नहीं था। बट इस बार मायावती ने खुद को पता नहीं कि पीछे कर लिया, या नेताओं को हटने के कारण पार्टी कमजोरी, ये भी कारण हो सकता है। और लोग मान भी रहते हैं कि दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने का बीएसपी कमजोर दिख रही है, तो ये बड़ा कारण हो सकता है। जिस तरह से बीएसपी मैदान पे चुनाव से कुछ दिन पहले एक्टिव हुई है, कांग्रेस को भी कुछ इसी तरीके से देखा गया। प्रियंका गांधी के हाथों में कमान था, सारा उसने संभाली।
जो भी पार्टी का नीति रहा या चुनाव प्रचार को देखें, रैलियों को देखें, सब कुछ प्रियंका गांधी के हाथों ही हुआ। राहुल गांधी की कमी जो है वो कहीं ना कहीं खली है बोलिए या ना खली हो, कांग्रेस का मतलब जनता के अंदर एक चर्चा का विषय था कि राहुल गांधी का एंट्री नहीं हुआ है यूपी चुनाव के अंदर। प्रियंका गांधी ने खुद के ऊपर जो है, उसके बाद प्रियंका गांधी का लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये सब कह के एक महिला को रुझाने का जो एक दौर चलाया उन्होंने चुनाव के दौरान, तो कहीं ये विफल होते नहीं दिख रहा है। जिस तरह से सीटों का आंकड़ा है तो मतलब वो प्रभावशाली नहीं हो पाया है। क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य क्या है कि 89 के बाद कांग्रेस की प्रदेश सरकार नहीं बनी है और उसके बाद नेतृत्व की भी कमी रही। बट इधर कुछ वर्षों से जिस समय प्रियंका आई है, नेतृत्व में मजबूती दिखी। पर इसके पीछे कारण ये भी है कि 30 सालों में इसका कांग्रेस का कार्यकर्ता। एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। देवरिया सदर सीट से भाजपा के सलभ त्रिपाठी जो कि 3270 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सलभ त्रिपाठी के लिए एक शुभ संकेत है ये। जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है डिमोरलाइज हो गए हैं और उनको अब थोड़ा सा निराशा आ गई है। हालांकि प्रियंका जब आई तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा, पर पता नहीं क्यों कि उनका नेतृत्व कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया है और बगैर कार्यकर्ता पार्टी चलती नहीं है। जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है। हुआ। लोग आए, जब प्रियंका जिस समय आई लगता कांग्रेस बूम कर रही है, पर प्रियंका जाते ही कार्यकर्ता फिर बैठ जाता है। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि लोग चाहते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस की जो पुरानी सरकारें रही उनको लोग आज भी आदर्श मानते हैं, पर कार्यकर्ताओं का अभाव होना ये उसके दुर्भाग्य की बात है, जिसके कारण जो आज की ये दुर्गत हो गई है कि ये भाई कहीं पर वो ट्रेंड करते दिख रही है, आगे दिख रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2-4 सीटों तक सिमट जाएगी, जब तक पहले कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है हाइप करेगी। तो इस चीज को मान ले हम कि भाजपा कहीं ना कहीं कांग्रेस का जमीनी स्तर समाप्त करने में सफल रही है, मतलब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि कांग्रेस का जो परंपरागत सवर्ण वोट था वो छिटक के 89 राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भाजपा पास आ गया। हालांकि इस बीच जो है सपा और बसपा ने सरकारें बनाई, उन्होंने सामाजिक समीकरण के तहत सोशल इंजीनियरिंग पैदा की, उससे भाजपा का वोट बैंक थोड़ा खिसका। पर 2014 में जब से मोदी आए हैं तो सवर्ण जो इनका वोट बैंक है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा साथ हो गया है। इसके पीछे यही कारण कि 2014, 2017, 2019 में भाजपा सफलता मिली और इस बार जो है उसी के तहत एक बार फिर सफलता मिलते दिख रही है। अच्छा सर, सीधा सवाल मेरा आपसे, जानकारी लेना चाहता हूं मैं आपसे, और हमारे दर्शक भी इस चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। पिछली बार भाजपा जो एकदम से अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, इस बार थोड़ा लड़खड़ा गई है, लड़खड़ाते हुए दिख रही है। क्या इसके पीछे लखीमपुर कांड या किसान आंदोलन ये सब एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सहमत है कि भाजपा ने कार्य अच्छे के, विकास का अच्छे के, हिंदुत्व का झंडा उठाया, पर कुछ उसकी नीतियां जो है कुछ कमी रह गई, जिसके कारण जो है कुछ वोट बैंक नाराज हुआ। हालांकि बाद में उसको बराबर कर लिया गया। किस तरह की नीति सर? थोड़ा नीतियां ये है कि जो सरकार की आर्थिक नीतियां थी वो थोड़ी कमजोर थी और एक बिकरू कांड जिसको विपक्ष ने बहुत तेज उठाया, उसके कारण जो जनता भ्रमित हुई। लखीमपुर कांड में कानून व्यवस्था के दम पर ही सत्ता में आए थे, पर उस मामले में कानून व्यवस्था कुछ कमजोर होती दिखाई पड़ी, जिसके कारण विपक्ष को मौका मिल गया और इसी कारण जो है भाजपा को इस चुनाव में इतनी कैंपेनिंग करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वरना बीजेपी का 4.5 साल कार्यकाल जो है बहुत अच्छा रहा, बट जब बिकरू कांड हुआ उसके बाद थोड़ा जो है भाजपा ग्राफ गिरना शुरू हुआ। बिल्कुल सर, एक चीज आपने बिल्कुल सही कहा, ये चीज पॉइंट आउट करने वाला है। हम देख सकते हैं कि जो विपक्ष है वो सरकार पर जो उंगली उठा रही थी वो यही सब, मतलब सरकार के कार्यकाल को लेकर कोई भी सवाल जवाब नहीं था इनके पास, कानून व्यवस्था इन सब चीजों को लेकर ही। तो उसमें भी कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी सरकार के फेवर में बोल जाता है कभी कभी, तो ये सब एक प्लस पॉइंट रहता है सरकार के लिए, दोबारा सरकार में आने के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मान सकते हैं हम इसको अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि भाजपा ने कार्य अच्छा किया और भाजपा ने महिलाओं पे फोकस किया। तो इस चुनाव में हमें देखने मिल रहा है, हम पूरे चुनाव भर हमने पूरा कवरेज किया, देखा है, तो महिलाओं का जो है बीजेपी सरकार पर विशेष आकर्षण रहा है, क्योंकि जो है उनका मिशन। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा सर, अपने दर्शकों को कुछ अपडेट करा दूं कि भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है, 230 सीटों से आगे चल रही है भाजपा, साथ ही सपा 112 सीटों पे बढ़त बना चुकी है। सर, ये जो चल रहा था पहले से, जैसे बताया जा रहा था कि जो एग्जिट पोल थे वो साफ तौर पे दिखाए जा रहे थे कि ये इतनी सीटें, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा टच कर रही है भाजपा, मतलब एग्जिट पोल को मान सकते हैं कहीं ना कहीं एक एवरेज निकाले अगर सारे चैनलों का मिला के, तो भाजपा उस आंकड़े में सटीक बैठ रही है, फ्रेम में आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एग्जिट पोल तो कई बार फेल होते हैं, कई बार सही होते हैं, और जिस तरीके सारी सर्वे एजेंसियों ने एक साथ दिखाया था कि भाजपा सत्ता के नजदीक पहुंच रही है, इतना उसको बूम मिल रहा है, पर विपक्ष मानने तैयार नहीं था। यही अगर उल्टा होता, अगर सपा के बारे में कहा था तो भाजपा मानने न तैयार होती। तो ये तो सत्ता का मोह होता है, जो भी हारता है या जो उसके खिलाफ मोह होता है तो उसकी वो आलोचना करता ही है। सपा का कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया था, ये चीज कल संकेत के रूप में दिख रहा था, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये
मतगणना में छेड़छाड़ इन सब चीजों को लेकर ट्वीट करना स्टार्ट किया था, तो कहीं लग रहा था कल से ही कुछ ऐसा कि उनको संकेत मिला है? ये संकेत दिखने लगे थे कि उससे वो निराश भी हुए थे और उन्हें लग रहा था कि हमने इतनी मेहनत की, हमारी सरकार आ रही। जिस तरीके अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ी और लोग रात 3 बजे तक उनके वाहन का इंतजार करते रहे जो उनका क्रांति रथ चला था, तो उससे एक मीडिया भी इस पर कन्फ्यूज था। मीडिया को भी लग रहा था कि जो है सपा इस बार जो है पलट सकती है, सत्ता पा सकती है। बट इस समय साइलेंट वोटर ने कि बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और उसका नतीजा सामने है। मीडिया इस मामले में फेल हो गया। उसे लग रहा था कि नहीं, भाजपा जो है पिछले एंटी इनकम्बेंसी था तो उसकी वोट सीटें कम होंगी। हाँ, ये बात सही है कि वो जो सीटें थी वो नहीं आती दिख रही हैं। हालांकि ये भी बात सही है कि अभी जो 2 बजे तक रुझान बिल्कुल साफ हो जाएंगे, बट ये है कि भाजपा सत्ता पा रही है। सर, रुझान की जहां तक बात करें तो अभी तक एक साफ तौर पे देखा जा रहा है बीजेपी जो है 250 का आंकड़ा छूने जा रही है, 230 पे पहुंच चुकी है। आगे भी कुछ सीटें हैं जिसपे वो बढ़त पा रही हैं धीरे धीरे, तो क्लियर नहीं है अभी। सपा जो है वो 125 का आंकड़ा छू सकती है ज्यादा। लेकिन सर द पॉइंट इज कि कांग्रेस और बसपा अभी तक डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए हैं। 4-5 में ही इनका पूरा खेल चल रहा है। तो इस तरह से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो पूरा युद्ध था, ये जो संग्राम था, महासंग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो पूरा भारत की राजनीति पे एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। यहाँ की राजनीति पूरे देश की नजर होती है उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर, और इसके परिणाम के ऊपर तो सबकी नजर टिकी होंगी अभी। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर ये जो दंगल था ये भाजपा और सपा के बीच ही था। क्योंकि आप देख लीजिए 403 सीटों में से 4-5 पर अटके हुए हैं दोनों, और इधर खेल असली इधर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ क्लियर, जैसे हम मान भी रहे थे पहले, बहुत सारी चर्चाओं में ये चीज क्लियर भी हुई थी कि सपा और भाजपा के बीच ही जो है वो फाइट है। ये चीज जमीन पे दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सपा और भाजपा के बारे में लोग शुरू से कह रहे थे और वो साफ दिख रहा है। और इस समय जो है कांग्रेस और बसपा एक दर्शक की भूमिका में आ गए हैं। जबकि ये लोग दावे करते रहे कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन पब्लिक को विश्वास नहीं था और राजनीतिक पंडित उनको विश्वास नहीं था ये सरकार कैसे बना लेंगे। ना इन्होंने बसपा ने कोई आंदोलन किया, ना कभी जो है पूरे 5 साल विधानसभा के अंदर इन्होंने कोई विरोध जताया। और उनके जो विधायक थे वो भी 19 से कम होते होते 7 पर आ गए। तो ये सब कारण दिख रहे थे कि बसपा लगातार कमजोर होती जा रही है। और मैंने जैसे पहले कहा कि भाजपा इसके बसपा के जो नेता थे उनका पार्टी छोड़ना, उनको पार्टी से बाहर करना, ये बसपा के लिए बहुत ही नुकसानदेह हुआ है। जिस कारण आज जो है बसपा पिछले चुनाव से और कम सीटें हो गई हैं। और भविष्य में बसपा का क्या होने जा रहा है ये तो हम आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब बात करें भारत की 50% आबादी की। मोदी जी कहते हैं कि ये हमारे साइलेंट वोटर हैं, मतलब ये कभी छिटपुट नहीं हो सकते हैं। चुनावी परिणाम को देखकर ऐसा इसको सच मानने का तो लग रहा है कि ये सच है। मोदी जी का ये जो कथन था कि साइलेंट वोटर है हमारे, ये तो कहीं लग रहा है ना कि ये आप सही कह रहे हैं। 2007 के बाद जो है मैंने देखा, मुझे भी 25 वर्ष हो गए जर्नलिज्म में करते हुए, पहले ट्रेंड मालूम पड़ जाता था किसकी सरकार है। बट 2007 के बाद जो है एकदम सिनारियो चेंज हो गया है। जनता जिसको बहुमत देती है झूम के देती है, नहीं देती है। 2007 के बाद जिस तरीके से फ्रैक्चर मैंडेट आ रहा है और गेंद जो है राजभवन के पाले में है, राजभवन क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। बट जब रिजल्ट आया तो 206 स्पष्ट बहुमत बसपा को अपने दम पर उसने सरकार बनाई। इसी तरीके जब सपा की सरकार है 2012 में, उसको 224 सीटें मिली, उसको भी स्पष्ट बहुमत मिल गया। इसी तरीके 2017 में जब ये भाजपा सरकार बनी है 312 प्लस 13 सहयोगी दलों को 325 सीटें मिली, उसमें स्पष्ट बहुमत सरकार बनी। तो अब जनता जो है कुछ बोलती नहीं, साइलेंट रहती है, पर वो मन बनाती है कि हमें किस दल की सरकार बनानी है। सर, मैं एक अपडेट करना चाहूंगा अपने दर्शकों को। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। सबकी नजर थी, काफी हॉट सीट मानी जाती थी क्योंकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के टक्कर में जो है वो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद टक्कर में थे, जो कि खुली चुनौती देकर सामने आए थे। मतलब अपने आप को एक वो बहुत बड़ा चेहरा मान रहे थे, कॉम्पिटिटर मान रहे थे। लेकिन अभी चुनावी परिणाम पर नजर डालें तो कुछ आंकड़ा इस तरह है, सुनिएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 5,540 वोट, सपा से सुभावती 1,076 वोट, और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद 133 वोट। क्या कहेंगे सर? ये तो योगी जी एक बड़ा चेहरा है। और ये कहने को, अब जैसा मैंने कहा कि विपक्ष योद्धा कहता है कि हम अच्छी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन लोगों को पता था कि योगी जी का गृह नगर है और पिछले 30 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, 6 बार सांसद रहे हैं, 5 बार, और जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा है, तो उनकी जीत तय मानी जा रही थी। चंद्रशेखर आजाद को जनता ने समझा दिया कि मतलब अभी उस लेवल पे कि आप जो है गलत जगह आ गए हैं, गलत जगह आ गए और आप पश्चिम उत्तर प्रदेश फिलहाल सीमित रहिए।
बिल्कुल उसके आगे अभी थोड़ा सा समय लगेगा अभी, क्योंकि जो रिजल्ट हम देख रहे हैं 133 वोट, मतलब निर्दलीय प्रत्याशी को भी इससे कहीं ज्यादा वोट आ जाता है। तो जनता ने खुली तौर पे अपनी तरफ से इनको जवाब दिया है, प्रत्याशी ने ना देकर भाजपा ने ना दी। ये चीज एक चर्चा में भी रहा है कि चंद्रशेखर आजाद वन साइडेड ही बोलते आ रहे हैं। उनके विरोध में ना ही भाजपा ने कुछ बोला कि ये सीट से खड़े हैं या कुछ, जनता ने जवाब दिया है। चंद्रशेखर आजाद युवा नेता है, अच्छे वोटर हैं, सब कुछ है, बट उनका जो वोट बैंक है एक सॉलिड जो है वहीं से सीमित है। वो सर्व समाज के भी नेता नहीं बन पाए हैं, और हिंदुस्तान में लोकतंत्र में जब तक कोई सर्व समाज का नेता नहीं बनता है वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाता है। सर, अब महिला वोटर की हम बात कर रहे थे, 50% आबादी की बहुत बड़ा फैक्टर है ये चीज़, जिसकी तरफ झुकती है। खास करके यूपी बिहार में, अगर यूपी पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो देखा जाता है कि परिवार में जो मुखिया होता है, परिवार का जो भी जेंट्स मुखिया होता है, वो जिसकी तरफ ढला पूरा परिवार उसकी तरफ ढला। लेकिन फिर भी जो शहर सीट की तरफ अगर आए, हम शहर की तरफ आए जहां लोग खुले माइंडेड हो चुके हैं अभी के डेट में, तो महिला जो है वो महिला वोटर वो अपने हिसाब से वोटिंग करती हैं। तो क्या कारण है सर कि उनका माइंडसेट मोदी जी के साथ जा रहा है? मतलब क्या ये सीएम फैक्टर है या पीएम फैक्टर है? कारण क्या है इसके पीछे? नहीं, इसमें दोनों फैक्टर हैं। नेशनल लेवल पर देखा जाए तो 3 तलाक जैसे कानून बनाकर जो है महिलाओं को सुरक्षा की बात मोदी जी ने की पहली बार, कभी इस पर किसी ध्यान नहीं गया। और जहाँ तक स्टेट लेवल की बात है तो योगी जी ने महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान दिया। उनका मिशन शक्ति अभियान था, 1090 था, और तुरंत उस पर कॉल कीजिए। अब मैंने खुद देखा है कि पिछले 2-3-4 वर्षों में कि महिलाएं खुलेआम रात 11 बजे तक टहलती हैं। उनके में एक विश्वास होता है कि मेरे साथ कोई छिड़काई नहीं होगी, कोई बदतमीजी नहीं होगी। अभी कल ही एक महिला रिपोर्टर से बातचीत में, बड़े चैनल की रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़े नेता का इंटरव्यू लिया और मुझे पॉइंट चौराहे पे गाड़ी मेरी पीछे हो गई, और उसके बाद जो नेता को आगे जाना था तो मैं वहाँ उतर गई। उसका मेरे हाथ में केवल आईडी थी चैनल की, और मैं पैदल चली आई थी। मेरे पास केवल वही हथियार, ना मेरे पास कोई पैसा था। मैंने ईयर रिंग जो है अपने रखे पर्स में। उसके बाद मैं बेखौफ होकर अपने ड्राइवर बुलाया और गाड़ी में बैठ के कम से कम 2 किलोमीटर में पैदल चली थी मुझे, लेकिन कोई खौफ नहीं था। तो एक विश्वास जताता है कि महिलाओं को जो है सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, और यही कारण है कि इस चुनाव में महिलाओं ने झूम कर वोट भाजपा को दिया है। ये चीज साफ तौर पे दिख रहा है कि महिलाओं ने साफ तौर पर जो है एकदम से भाजपा की तरफ, मतलब मोदी जी का वो कथनी जो था, बिल्कुल, और जहां तक योगी जी का भी कथनी था 80 और 20 का, बिल्कुल 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 वो दिख रहा है, दिख रहा है ग्राउंड पे दिख रहा है। अभी की ताजा स्थिति की बात करें हम तो 239 पे भाजपा है और 108, मतलब थोड़ा नीचे ही आ चुकी है सपा। तो वो जो आंकड़ा था 80 और 20 का कहीं ना कहीं एक सच होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं सीएम योगी के अंदर इस चीज को, अपने काम को लेके कॉन्फिडेंस था शुरुआत से ही। वो कह रहे थे इस चीज को लेके कि हम सरकार दोबारा बनाएंगे, फिर से सत्ता में काबिज होंगे। तो वो दिख रहा है अभी। सीएम योगी की खास बात यह रही कि जो पहले मुख्यमंत्री हैं वो एनेक्सी और लोग बहुत सीमित रहते थे, बट योगी जी लगातार जो दौरे करते रहे, और चुनाव में तो उन्होंने अंधाधुंध मीटिंग की है, बट उसके पहले भी हर जिले जाते रहे, कभी वो बैठे नहीं। तो उनको ट्रेंड मालूम पड़ रहा था कि हमारे लोगों का क्या रिस्पांस आ रहा है, और हमारा जो ये कानून बनाया गया उसका क्या रिस्पांस है, कैसा लोग महसूस कर रहे हैं। तो उन्हें इस बात को लेकर पहले दिमाग में माइंड सेट हो गया था कि जनता हमारे साथ है और हम दोबारा जो है रिटेन करेंगे सत्ता। जिस तरह से अखिलेश यादव बता रहे थे कि अफसरशाही हो गया है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो जमीन पे ये सब अगर सही बातें होती, जनता के अंदर अगर इसका प्रभाव होता, तो रिजल्ट शायद ये नहीं होता सामने। बिल्कुल ठीक है ना, विपक्ष का तो काम ही होता है उंगली उठाना, वो चाहे नेताओं पे उठाए चाहे अफसरशाही उठाए। और अफसरशाही नहीं काम करेगी कौन काम करेगा? कोई ये संगठन में तो काम करेंगे नहीं, तो उनका दायित्व बनता है। वो जनता के नब्ज जानते हैं कि जनता क्या चाहती है, उसी तरीके जो अपने मुखिया को बताते हैं, तो मुखिया से कंसर्न लेने के बाद वो कानून बन जाते हैं। तो वही सब कारण है कि ये योगी ने काम किया और उसका रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। सर, इस बार के चुनाव में राम मंदिर फैक्टर चला है कुछ? राम मंदिर, देखिए आप सही कह रहे हैं, राम मंदिर मुद्दा जो है 89 से है, और राम मंदिर का एक वोट बैंक जो है ट्रेडिशनल जो सेट हो चुका है, वो कहीं से हिलता डुलता नहीं। उससे कई बार जो है गांव देहातों में मंदिर वाली पार्टी भाजपा की जाती है। मैंने भी 89 का चुनाव याद है मुझे, उस समय भाजपा को लोग भाजपा नहीं कहते थे, मंदिर वाली पार्टी कहते थे। तो वो जो वोट बैंक उनका जो है, हालांकि उसमें कई वोटर जो है दुनिया में नहीं है, बट जो ट्रेडिशनल वोट बैंक उनका बना हुआ है। और उसके बाद जब इस सरकार में मंदिर निर्माण जब शुरू हुआ, तो उनको एक विश्वास जाग गया कि राम मंदिर बनना है। लोग बातें सर, मैं एक बड़ी अपडेट बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। सबकी नजरें थी स्वामी प्रसाद मौर्य पे, सबकी नजरें थी। पार्टी बदलने के बाद एक बड़ा चेहरा बन गए थे वो चुनाव के दौरान कि इनके पाला बदलने से क्या प्रभाव पड़ेगा, सपा को क्या बेनिफिट मिलेगा। अखिलेश यादव को लग रहा था कि वो बहुत बड़ा दांव खेल चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पाले में करके। अब भी मैं ताजा स्थिति की बात करूं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं लल्लू,
अध्यक्ष लल्लू पीछे चल रहे हैं और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी दूसरे नंबर पर हैं। सर, ये जो नीति था सपा का, जैसे लोग मान रहे थे कि पहले एक दलित का हीरो हुआ करता था कोई, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को मानते हैं कि हम मसीहा, दलितों के मसीहा के रूप में हमेशा अपने आप को एक रखते आए हैं। और अगर उस टाइम की स्थिति की बात करें तो उस समय में जनता भी उनको मानती थी, एक दलित समुदाय के लिए एक चेहरा थे। लेकिन इस बार के चुनाव में वो प्रभाव नहीं दिखा है, उनके पाला बदलने से भी, क्योंकि वो खुद ही पीछे चल रहे हैं। तो इस पे देखिए, जनता बहुत ही विजिलेंट हो गई है, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करती है। वो दल बदलियों को जो है स्वीकार नहीं करती है और देखती है कि दल बदलू किस लेवल का है, उसने किन परिस्थितियों में दल बदला है। अगर उसने जनहित में दल बदला है तो जनता उसको रिस्पॉन्स देती है, लेकिन अगर उसने व्यक्तिगत हित में दल बदला है तो जनता भी उसको रिस्पॉन्स नहीं देती है। यही कारण कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 4.5 साल जो है सत्ता की मलाई काटी। उसके बाद जब उन्हें लगा कि कुछ माहौल बिगड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा एंटी इनकम्बेंसी में सत्ता में ना आ पाए, तो उन्होंने दल बदल दिया। तो जनता उसको बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन उसने किया है। अगर वो रिस्पांस दे रही है उनको, तो इसका मतलब उन्होंने उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को एक और अपडेट बताना चाहूंगा। नीरज बोरा 1667 वोटों से आगे चल रहे हैं, सपा की पूजा शुक्ला पीछे हैं। साथ ही मलिहाबाद से बीजेपी की जय देवी 232 वोटों से आगे चल रही हैं। तो सर, जैसे जैसे सीटों का रुझान आता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूर्ण रूप से जो 80-20 का जो वो आंकड़ा था वही सटीक बैठने वाला है फ्रेम में पूरा का पूरा। हाँ, विश्वास था योगी जी और भाजपा के जो हाईकमान के लोग, उनको विश्वास था कि हमारे पक्ष में माहौल है, तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही होगी कि 80-20 विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं था पार्टी को घेरने के लिए, ऐसा कुछ मानते हैं आप? विपक्ष के पास मुद्दा नहीं भी था भी, बट उसको ठीक ढंग से वो परोस नहीं पाया, जनता तक पहुंचा नहीं पाए। अगर वो जनता तक पहुंचा देते थे, जैसे पिछला सपा सरकार थी तो भाजपा ने अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाया और इसी कारण जनता ने सपा को सत्ता से बाहर कर दिया। बट इस बार जो है स्थितियाँ जो ये थी कि जो है यहाँ पर 1985 के बाद कभी कोई सरकार रिपीट नहीं की, तो एक नया जो है मिरेकल होने जा रहा है कि ये सरकार रिपीट कर रही है। इसका जनता ने सरकार की नीतियों को स्वीकार किया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सर, कि सही बात है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है 1985 के बाद कि दोबारा किसी को सत्ता में आने का मौका हो। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक संतुष्टि का माहौल जो है वो है। सपा दावे करते रही कि उनकी सरकार जब थी, तत्कालीन सरकार ने बहुत सारा काम किया उस समय में, उसको लेके क्या मानते हैं सर? कहीं सपा सक्षम थी अपने समय में, या जनता शिकायत थी तभी तो पार्टी परिवर्तन हुआ? सपा के साथ दुर्भाग्य क्या है कि सपा की समाज में एक छवि जो है गुंडों की पार्टी बन गई है। उनके पार्टी हाईकमान के लोग बहुत विकास कार्य करते हैं। अखिलेश यादव ने बड़े विकास कार्य किए पिछली सरकार में, अन्य जो सरकार है उससे अधिक उन्होंने दावे भी किए, हमने किए हैं। बट उनका जो एक जो इमेज बन गई है ना, वो इमेज जो है, और अभी देखिए सत्ता नहीं थी उसके बावजूद कई ऐसे वीडियोज आए सोशल मीडिया पे कि उनके कार्यकर्ता जो है अजीबोगरीब भाषा का उपयोग कर रहे हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं। तो उससे जनता के मन में अशिक्षित कार्यकर्ता का एक गलत प्रभाव, तो जनता के मन में एक उनके ऊपर निगेटिव छवि गई है। हालांकि अखिलेश यादव अच्छे काम किए, अखिलेश पर लोगों का आकर्षण था, बट कार्यकर्ताओं को लेकर लोगों के मन में भय था कहीं अगर सत्ता में आ गया तो हमारा नुकसान कर सकते हैं, उसका भी नुकसान होता दिख रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं बीजेपी को सत्ता वापसी को देखते हुए? बीजेपी की सत्ता वापसी सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था का ये है कि जो वर्षों से अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, उसको पहली बार भाजपा सरकार ने बगैर लाग लपेट के, बगैर कि किस दल से है, कौन हमको लाभान्वित कर सकता है, कौन, अगर वो बीजेपी का व्यूअर कर रहा है तो सरकार ने कानून व्यवस्था में उसका कोई रियायत नहीं की है। तो ये जनता में अच्छा मैसेज गया कि कानून व्यवस्था से सरकार खिलवाड़ नहीं करती है। कोई भी कितना अपना करीबी उसने गलत काम किया है तो उसको कानून के दायरे में लाया जाएगा। बिल्कुल सर, जैसा कि हम देख रहे थे कि जो बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिनको कहा जाता है माफियावाद जो है वो खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश से। ये चीज़ ग्राउंड पे भी दिखती है, लोग जनता के बीच चर्चा का एक विषय है। ये भी एक मुद्दा बोल सकते हैं कानून व्यवस्था की वजह से, ये एक अहम मुद्दा। कैसे आपने बताया कि महिला को लेके एक सुरक्षा महसूस कर रही हैं महिलाएं, इसकी वजह से ढली हुई हैं भाजपा की तरफ। तो ये सब एक बिल्कुल आप ठीक फिर के कानून व्यवस्था पे ही अटकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे अपराधियों को जेल के शिक्षा में डाला गया है जो पिछले 3 दशकों से राजनीति के सहारे अपने को सेव किए हुए थे। कभी वो इस दल में, कभी उस दल में, कभी इस दल में, कभी उस दल में, उससे वो अपने आप सेव करते हैं। बट इस बार जो है उनसे कोई रियायत नहीं बरती कि ना कोई भय रहा कि इनका क्या आभा मंडल है और ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाए। किसी डर के बगैर उनको जेल की शिक्षा में डाला गया है। यहाँ तक कि बुलडोजर जो उनके अवैध निर्माण से बुलडोजर चला गया, तो ये भी जनता मैसेज गया और कई लोग तो बुलडोजर बाबा कहने लगे हैं। तो इससे साफ होता है कि बुलडोजर की जो छवि है उसका कोई गलत असर नहीं पड़ा है, जनता ने उसको स्वीकार किया है। ब्रजेश पाठक बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में
तो मैं ब्रिजेश पाठक के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे और अभी आगे चल रहे हैं ब्रिजेश पाठक जी। वो तो मतलब क्लियर था ये चीज़ पहले ही, जनता वहाँ के लोकल जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो ये चीज़ क्लियर था। ब्रिजेश पाठक चुनाव के बाद क्योंकि भाजपा की सरकार बन गई है तो इनको कुछ मिलने वाला है अलग से कुछ तोहफा ऐसा कुछ? ब्रजेश पाठक एक अच्छे नेता हैं और जो सीट्स लड़ रहे हैं वो बीजेपी का परंपरागत सीट रही है पिछले 4-5-6 वर्षों से, 4-5-6 चुनावों से। और ब्रजेश पाठक ने जनता को जोड़ने का काम किया है, तो उनका जो कद था उससे कुछ बेहतर ही होगा। ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, बट ये है कि उनका जो स्टेटस था उससे कुछ और बेहतर सरकार मिलने जा रहा है। सरकार उनको कुछ ना कुछ जो है तोहफा अलग से दिया जाएगा एक। अच्छा, अब जब सरकार बनने जा ही रही है, ऐसा तो अब क्लियर हो चुका है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब साफ हो चुका है चेहरा। 5-10 सीट का आगे पीछे हो, समय भी हो ही गया है, 5-10 सीट से आगे पीछे हो, तो इस सारी चीज़ों को अगर सबका समीकरण निकाल के निचोड़ के देंगे तो क्या योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो मतलब लोग उंगली उठा रहे थे, जैसे बहुत सारे कमेंट्स विपक्ष की तरफ से दागे गए थे कि मोदी को योगी पे भरोसा नहीं या कुछ ऐसा, तो योगी फैक्टर फेल नहीं है जहाँ तक देखा जाए तो। योगी का चेहरा क्या मानते हैं सर, मतलब या चेहरा? देखिए, इस सरकार की खासियत क्या है कि जैसा कि भाजपा नेता दावा करते थे डबल इंजन सरकार है, तो डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है। उसके पीछे कारण ये है कि जो केंद्र की योजनाएं थी उनका है इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। पहले क्या होता था कि स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, सेंटर दूसरी गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्रेडिबिलिटी वो पा जाएंगे, इसलिए वो उसको इग्नोर करते थे। बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों जगह सरकारें भाजपा की थी, तो जो केंद्र की योजनाएं थी उनको लाभ जो है जनता को स्टेट गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ाया, जमीन पे उतार दिया। तो डबल इंजन सरकार यही थी और इसमें दोनों फैक्टर काम किए हैं। और अगला जो 2024 चुनाव होगा उसमें जो अगर भाजपा की ताकत मिलती है या जो मिल रही है उसका लाभ ये होगा कि 2024 में भाजपा को जो है इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने आ रहा है।